स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है आभासी या फिर झूठा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो देखने में रहे लगेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा रिएक्शन या वैसी अभिक्रिया जिसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों डिफरेंट हो, वैसे रिएक्शन को नाम देते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको डिफाइन ये करते हैं कि सच रिएक्शन which had different molecularity and order of reaction is called pseudo order of रिएक्शन। इसको हम लोग नाम देंगे स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, तो उसको नाम देंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो, तो उसको नाम देते हैं क्या, स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हम लोग को इसमें स्पेशली स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पढ़ना है, या ये कह सकते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को इसमें पढ़ेंगे। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होगा कि वैसी अभिक्रिया जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जो सही में सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो लेकिन किसी कंडीशन के कारण ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, वैसे रिएक्शन को नाम देते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग इसी 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको ये कहा जाता है सच रिएक्शन which are not truly of the first order under certain condition becomes reaction first order। यानी ये था कि रिएक्शन सही में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण ये रिएक्शन क्या हो जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हो जाते हैं। इसको नाम देते हैं क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको इस तरह से इंडिकेट कर ले, जैसे मान लीजिए A प्लस B गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब ये रेट लॉ है, रेट ऑफ रिएक्शन is equal to K molar concentration of A into B। अब इस रिएक्टेंट में B की मात्रा इतनी अधिक ले लेते हैं कि इसके कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए K into concentration of B एक अनदर कांस्टेंट हो जाता है K डैश, और ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K डैश A। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2 और इस रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया क्या, 1। ये कहा है हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस तरह के रिएक्शन को नाम देते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। यहां B
का सांद्रण या B की मात्रा इतनी अधिक है कि इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये B रिएक्शन में नहीं हो तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए B का सांद्रण रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, 2, और इस तरह से ये कहलाता है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अब इसमें एक चीज देखते हैं, हम लोग सेकेंड वीडियो में जहां हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें एक टर्म पढ़े थे हम लोग जिसको नाम दिए थे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को याद कीजिए, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हम लोग ये कहे थे कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की संख्या को नाम दिए थे क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कुछ यूनिमॉलिक्यूलर थे, कुछ बाइमॉलिक्यूलर थे, कुछ ट्राइमॉलिक्यूलर थे। कुछ ऐसे भी रिएक्शन थे जिसमें 3 से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेते थे, और ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किसी भी परिस्थिति में 3 से अधिक नहीं होता। तो वहां पर इसके कंडीशन ये थे कि हम लोग कॉलिजन थ्योरी से भी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो 3 से अधिक हो उसकी व्याख्या नहीं कर पाते थे। तो हम लोग ये कहे थे कि रिएक्शन को हम 2 भाग में बांटे थे, एक को नाम दिए थे एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वैसी अभिक्रिया थी जो 1 स्टेप रिएक्शन होता था, उसको नाम देते थे क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप होता था उसको नाम देते थे क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें बहुत सारे कंडीशन ऐसे होंगे कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग हो, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आम बात होगा। लेकिन अगर रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिफाइन नहीं करता, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन को ही डिफाइन करेंगे। तो अगर ये सारे रिएक्शन एलिमेंट्री हैं, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये क्या करेंगे, यही जो होंगे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन के कारण कुछ रिएक्टेंट ऐसे थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करते थे, और वही कहा जाता था हमारा क्या, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता था। तो ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में संभव है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये आम बात होता है, इसको हम लोग इंडिकेट नहीं करते क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कोई मायने नहीं रखता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जितने भी एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, इन सारे स्टेप्स का अलग अलग हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलरिटी हम लोग यूज या ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सॉरी ये सारे एलिमेंट्री रिएक्शन है, और स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ही एप्लीकेबल होगा। इसके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल होते हैं। एक फर्स्ट एग्जाम्पल होता है एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। इथाइल एसीटेट होता है आपका CH3 COO C2H5। इसको जल के उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है आपका एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और इस रिएक्शन में रिएक्शन रेट ये हो गया K इक्वल टू CH3 COO C2H5 इंटू H2O। इस रिएक्शन में H2O हमारा सॉल्वेंट है, इसकी मात्रा इतनी अधिक लेते हैं कि इसके कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो K इंटू H2O ये एक अनदर कांस्टेंट जिसको हम K डैश से इंडिकेट करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका रिएक्शन रेट, ये बराबर होगा K डैश इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5। यहां ये हो जाएगा आपका क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। तो ये हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। दूसरा इसका एक और एग्जांपल होता है जिसको नाम देते हैं इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, यही दो रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। केन शुगर का होगा C12H22O11, ये हो गया क्या, सुक्रोज। इसको जल के साथ या इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये बनाएगा आपका C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज प्लस C6H12O6, ये हो गया क्या तुम्हारे फ्रुक्टोज, ये बनाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करेगा। और ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इनटू H2O। फिर यहाँ H2O की मात्रा अत्यधिक लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू K डैश अनदर कांस्टेंट, तो ये हो जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K डैश मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11। हम लोग को यही दो रिएक्शन देखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। ये दोनों हमारे एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, वन स्टेप रिएक्शन होंगे। ये कहलाता है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दोनों रिएक्शन का काइनेटिक्स देखते हैं। काइनेटिक्स ऑफ, ये देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें एक का काइनेटिक्स देखते हैं। रिएक्शन देखिए हमारा ये था CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट जल के साथ प्रतिक्रिया किया, ये बना एसिटिक एसिड, साथ में बना क्या, इथाइल एल्कोहल। और ये जानते हैं कि ये रिएक्शन ये कैटेलाइज होंगे किसके द्वारा, एसिड के द्वारा कैटेलाइज होंगे। अब यहां पर इथाइल एसीटेट की मात्रा अगर ज्ञात करना हो, क्योंकि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303/T log A0 अपॉन A, इस काइनेटिक्स का पालन करेगा। और इसके लिए हमको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल कंसंट्रेशन का मान ज्ञात करना है। H2O रेट ऑफ रिएक्शन को कोई प्रभावित नहीं करेगा। तो इसके लिए ये देखते हैं कि आफ्टर रिएक्शन एक एसिड बनता है और ये एसिड को हम बेस से टाइट्रेट करा सकते हैं और बेस से टाइट्रेट कराकर इस एसिड की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु पर एसिड या अम्ल का ग्राम तुल्यांक क्षार के ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करके इसकी मात्रा को हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले करते क्या है, जब समय हमारा शून्य होगा, रिएक्शन हमारा प्रारंभ नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इथाइल एसीटेट होंगे, जल होंगे और कैटलिस्ट के रूप में क्या होगा, एसिड होगा। तो जब समय हमारा शून्य होगा, सेकंड होगा, रिएक्शन प्रारंभ नहीं होगा, उस समय अमाउंट ऑफ NaOH यूज्ड
ये किसके बराबर होगा? अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट के बराबर होगा। तो ये देखिए एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, अभी प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ, उस समय ये हो जाएंगे अमाउंट ऑफ NaOH यूज्ड, ये किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा या किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये जो होंगे सिर्फ एसिड जो कैटलिस्ट के रूप में यूज होंगे उसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि उस समय रिएक्शन प्रारंभ नहीं होगा और एसिटिक एसिड का निर्माण भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किससे? V0 से। V0 से इंडिकेट करते हैं। V हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH एट 0 सेकेंड। अब ये करते हैं कि रिएक्शन प्रारंभ हो गया, T इक्वल टू T सेकेंड, इसको नाम देते हैं क्या? Vt से इंडिकेट करते हैं। फिर टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट करोगे तो ये क्या हो गया? अमाउंट ऑफ NaOH यूज्ड। तो अब ये अमाउंट ऑफ NaOH यूज्ड कितने के बराबर होगा? ये जानते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेते, तो जितना एसिड कैटलिस्ट के रूप में है वो तो रहेगा ही, और रिएक्शन प्रारंभ होगा तो इथाइल एसीटेट ये निर्माण करेंगे किसके? एसिटिक एसिड के। उस समय ये मात्रा किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट प्लस ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म, इस दोनों के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये करते हैं Vt में से V0 घटा दो, यानी ये हो गया अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म। इसमें इसको घटाएंगे तो अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट समाप्त हो जाएगा। ये बताएगा किसको? ये बताएगा अमाउंट ऑफ CH3COOH फॉर्म को बताएगा। ये बताएगा अमाउंट ऑफ COOH या एसिटिक एसिड फॉर्म। ये हो गया क्या? ये इंडिकेट करेगा किसको? X को, क्योंकि ये रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कि 1 मोल इथाइल एसीटेट 1 मोल क्या करेगा? एसिटिक एसिड देगा। तो जितना अमाउंट एसिटिक एसिड का होगा तो एसिटिक एसिड कहां से आएगा? इथाइल एसीटेट के रिएक्शन से आएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब लगभग 24 घंटे के बाद, यानी जब हम ये एज्यूम कर लें कि रिएक्शन हमारा क्या हो गया, हम एज्यूम कर लें कि रिएक्शन हमारा समाप्त हो गया। अब जब रिएक्शन समाप्त होगा तो ये हो जाएगा, इसको इंडिकेट करोगे क्या? V इंफिनिटी से। तो जब रिएक्शन समाप्त होगा तो सारा का सारा इथाइल स्टेट एसीटेट चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड में, और कैटलिस्ट को प्रतिक्रिया करेंगे नहीं। तो ये बराबर हो जाएगा इस स्थिति में अमाउंट ऑफ NaOH यूज्ड बराबर, ये तो एज यूजुअल होगा आपका अमाउंट ऑफ एसिड used as catalyst plus maximum amount of acetic acid form, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म। अब जितना इथाइल एसीटेट होगा उतना ही एसिटिक एसिड होगा। अब ये करते हैं, देखिए V इंफिनिटी से घटा देते हैं किसको? V0 को घटा दे, इससे इसको घटा दो, अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट कट जाएगा और ये बता देगा किसको? ये बताएगा हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
एसिटिक एसिड फॉर्म, और ये हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, ये हो जाएगा CH3COO2H5 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू दे देगा किसको, ये दे देगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया V इंफिनिटी माइनस V0। अब हमारा निकालना था क्या, A बराबर हो जाएगा आपका A0 में से x घटा देते हैं, A0 हो गया आपका V इंफिनिटी माइनस V0। x का मान अभी हमने निकाला था, ये था आपका VT माइनस V0, ये होगा V इंफिनिटी माइनस V0 माइनस VT प्लस V0, V0 कैंसिल हो गया, ये होगा V इंफिनिटी माइनस VT। और हम ये जानते हैं K बराबर होता है 2.303 बाई T log A0 बाई A। अब वैल्यू रख दो, K इक्वल टू 2.303 बाई T log A0 बराबर क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी माइनस V0, और ये हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस VT। ये हो जाएंगे किसके, एसिड हाइड्रोलिसिस और इथाइल एसीटेट का काइनेटिक्स। इस तरह इस रिएक्शन का काइनेटिक्स हम लोग देख लेते हैं। दूसरा था इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर का भी हम लोग काइनेटिक्स देख लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले से। दूसरा ये होगा इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, ये था तुम्हारा C12H22O11, ये हो गए सुक्रोज H2O, ये देता था C6H12O6, ये हो गए ग्लूकोज प्लस C6H12O6, ये हो गए फ्रुक्टोज। तो यहां एक चीज ध्यान दीजिए, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज तीनों हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ये जो सुक्रोज होता है, ये होता है क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको डिफॉर्म कहते हैं। ग्लूकोज जो होगा ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और फ्रुक्टोज होता है क्या, लीवो रोटेटरी, या इसको एल फॉर्म कहते हैं। अब डी फॉर्म और एल फॉर्म का मतलब ये होगा कि जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को दाहिनी ओर घुमाएगा उसको नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को बाईं ओर घुमाएगा उसको हम नाम देंगे क्या, लीवो रोटेटरी कहेंगे। तो सुक्रोज जो है इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 66.5 डिग्री, यानी ये पोलराइज्ड लाइट को 66.5 डिग्री दाहिनी ओर घुमाएगा। ग्लूकोज का होता है प्लस 52.5 डिग्री। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को 52.5 डिग्री घुमाएंगे। और फ्रुक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है, ये होता है क्या, -92 डिग्री घुमाएगा। अब इसको मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हमारा कोई पोलारीमीटर है, ये हो गए आपके 0, ये पोलारीमीटर को हम इंडिकेट करते हैं, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये फिर हो गया 90। ये क्लॉकवाइज ये हो गए पॉजिटिव, और ये एंटी क्लॉकवाइज ये हो गए नेगेटिव। अब इसको देखिए, शुरू में हम रिएक्शन प्रारंभ करेंगे, हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, ये पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को दाहिनी ओर घुमाएगा। तो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को दाहिनी ओर घुमाएगा, तो पोलराइज्ड लाइट जो होगा ये दाहिनी तरफ घूमेगा।
अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रारंभ होगा तो ग्लूकोज बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा। ग्लूकोज पोलराइज्ड लाइट को दाहिनी ओर घुमाएगा, फ्रुक्टोज बाईं ओर घुमाएगा। चूंकि फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन अधिक है, इसलिए ये क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट को बाईं ओर घुमाने लगेगा। नतीजा ये होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहां से ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाएगा और जब सारा का सारा सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, उस समय फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन अधिक होने के कारण ये स्पेसिफिक रोटेशन का मान क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। रिएक्शन प्रारंभ हो गया R इंफिनिटी। और अगर हम किसी भी क्षण इसका स्पेसिफिक रोटेशन काउंट करें तो ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ये सुक्रोज से अधिक होता है। ये होगा क्या, RT को इंडिकेट करेगा। जैसे जैसे ये बाईं ओर से दाहिनी ओर घूमना प्रारंभ करेगा वैसे वैसे रिएक्शन के प्रोग्रेस को इंडिकेट करेगा। तो अब ये हम लोग काउंट करते हैं, ये कर सकते हो एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी इंस्टेंट at any instant of time, ये हो जाएगा आपका क्या, RT। ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा क्या, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये होगा RT। ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, ये होगा अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड, अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड। और ये हो गया X प्रोपोर्शनेट हो गया किसके, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा आप बराबर R0 माइनस RT के। ये वैल्यू देगा क्या, X प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, R0 माइनस RT के। अब रिएक्शन चलते गया 24 घंटे के बाद ये रिएक्शन समाप्त हो गया। तो ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम में क्या होगा, सारा का सारा सुक्रोज जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, अधिक होता है। अब ये पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, ये बाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये बाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगा और यहां जब शिफ्ट करेगा तो जितना सुक्रोज का कंसंट्रेशन था वही कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन हमारा प्रोडक्ट का हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों के डिफरेंस के बराबर ही पोलराइज्ड लाइट बाईं ओर घूमेगा। यहां तक तो आ जाएगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा उसके कारण ये बाईं ओर घूम जाएगा। और ये बताएगा किसको, ये बताएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यह रिएक्टेंट हमारा क्या है, यह रिएक्टेंट है सुक्रोज और ये होगा A, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपका R0 माइनस R इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए A0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन या A, ये होगा कितना R0 माइनस R इंफिनिटी के। देखो A बराबर हो जाएगा कितना, A माइनस X, A हो गया R0 माइनस R इंफिनिटी और x हो गया आपका R0 माइनस RT, R0 माइनस R इंफिनिटी माइनस R0 प्लस RT, R0 कट गया, RT को पहले लाओ, RT माइनस R इंफिनिटी, ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। और ये जानते हैं K बराबर 2.303 बाई T log A0 अपॉन 8। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, K बराबर 2.303 बाई T log
ए जीरो की जगह क्या रखेंगे, ए जीरो की जगह रखोगे आर जीरो माइनस आर इंफिनिटी, और ए की जगह रहेगा कितना, आर टी माइनस आर इंफिनिटी। ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा काइनेटिक्स ऑफ इन्वर्सन ऑफ केन-शुगर। यहां ये भी कहते हैं कि इसका नाम इन्वर्सन ऑफ केन-शुगर क्यों पड़ा। इन्वर्सन ऑफ केन-शुगर इसलिए पड़ा क्योंकि ये पॉजिटिव था, डेस्ट्रो रोटेटरी से या पोलराइज्ड लाइट का प्लेन दाहिनी ओर से क्या होता है, बाईं ओर चला जाता है। तो यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी का इन्वर्सन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को नाम देते हैं इन्वर्सन ऑफ केन-शुगर। ये इसका काइनेटिक्स होगा। अब बोर्ड को निकाल लीजिए पहले। अब इसमें एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक सिद्धांत है जिसका नाम होता है केमिकल रिएक्शन का सिद्धांत, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, कॉलिजन थ्योरी कहते हैं। ये कॉलिजन थ्योरी हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये कॉलिजन थ्योरी ये कहता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर जाते हैं वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार नहीं करेंगे वो प्रोडक्ट में परिवर्तित नहीं होंगे। मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, ये होगा एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की औसत ऊर्जा। अब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन से, दूसरे का ये न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन से, ये क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण इसकी एनर्जी बढ़ती है और ये बढ़ेगा। एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर जाएगा वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार नहीं करेगा वो प्रोडक्ट में परिवर्तित नहीं होगा। और इस दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है इसको नाम देते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और इसको EA से इंडिकेट करेंगे। अब ये है कि ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट का एनर्जी, ये एनर्जी किसका हो गया, प्रोडक्ट का एनर्जी। तो अब हम लोग रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे अधिक एनर्जी दे दें तो रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये परिभाषित करते हैं कि द मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू क्रॉस थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, यानी प्रतिकारक को दिया गया वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट में परिवर्तित कर दे, वैसे एनर्जी को नाम देंगे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से इंडिकेट करते हैं। इसको परिभाषित ये करोगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy supplied to the reactant to cross, और ये कर सकते हो overcomes threshold energy and converted into प्रोडक्ट। और ये जो होगी वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को दिया जाए ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट का निर्माण कर दे। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ये भी हम लोग कह सकते हैं थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड एनर्जी में से घटा दो किसको, ये हो जाएगा एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा क्या हमारा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर देता है। अगर मान लो किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बीच अंतर अधिक होगा, तो कम से कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अगर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है, इसका ये मतलब होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बीच अंतर कम होता है और अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा, क्योंकि प्रत्येक या पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान फिक्स रहता है। तो ये हो जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी, अभी हम लोग देखेंगे क्या कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक था तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एनर्जी डिफरेंस भी अधिक था, या थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी के रिएक्टेंट के बीच डिफरेंस अधिक था, तो कम से कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करते थे और रेट ऑफ रिएक्शन का मान कम होता था। तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब यहां ये भी कहते हैं कि जैसे मान लो ये कहेंगे कि टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब मान लीजिए सपोज कीजिए ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान निश्चित रहता है। अगर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज एनर्जी का मान बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब यहां हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं या इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक काल्पनिक रिएक्शन ले लेते हैं AB प्लस C गिव्स आउट AC प्लस D, यानी AB कोई रिएक्टेंट है, C से प्रतिक्रिया करता है, AC का निर्माण करता है और D AC और B का निर्माण करेगा। अब देखिए इस रिएक्शन को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा होता है क्या हमारा बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए एक्चुअल में ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, लेकिन किसी भी रिएक्शन में दो चीज होता है, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा होता है बॉन्ड मेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग को हम मान ले रहे हैं क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग या बंध के टूटने को हम मान लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है बॉन्ड मेकिंग, इसको मान लेते हैं क्या बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन प्रोसेस के दृष्टि में क्या है, इससे हमको मतलब नहीं है, ये एनर्जी के दृष्टि से इसका कंसीडरेशन करते हैं। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में ऊर्जा में अंतर होता है तो या तो एनर्जी रिलीज करेगा या फिर एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। मान लो ये हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये इस तरह से होगा, AB प्लस C गिव्स आउट AC प्लस B प्लस Q किलो कैलोरी। ये जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम होती है। मान लो ये लाइन हमारा क्या होता है, ये लाइन होता है रिएक्टेंट की एनर्जी। अब पहला स्टेप है फॉरवर्ड रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड टूटेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे बंध टूटते जाएगा सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। जब सारा का सारा बंध टूटेगा तो सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और इसको नाम देते हैं क्या, ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमारा काल्पनिक अवस्था होता है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा होगी मैक्सिमम एनर्जी। तो जिसकी ऊर्जा अत्यधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी नहीं होती है, सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया।
अब ये जानते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर स्टेबिलिटी के लिए अपने एनर्जी को कम करेगा तो जैसे जैसे दूसरा स्टेप आएगा बॉन्ड मेकिंग, बंध का निर्माण होगा, एनर्जी क्या होंगे, एब्जॉर्ब होने लगेंगे और सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, गिरने लगेगा। अगर ये एक्सोथर्मिक होता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट की एनर्जी। अब हम यहाँ थे और रिएक्शन कराने के लिए हमको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता हो गई, तो अगर इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, यही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा और इसका मान होता है, ये कहलाता है डेल एच, यानी एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहां पर हम एनर्जी लिख लो और यहां पर ये ले लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। अब देखिए यहां ये था कि अगर हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में परिवर्तित कराएं तो मिनिमम हमको ट्रांजिशन स्टेट के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा, अन्यथा ये रिएक्शन नहीं होगा। मान लीजिए सपोज तो ये बंध जो होगा ये टूटता, तो ये ए और बी के बीच जो बंध है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। मान लेते हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी सपोज कीजिए ये 100 किलो कैलोरी है, तो अगर हम 99.9 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे, बॉन्ड एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जैसे ही इसको 100 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे सारा का सारा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये सीधा जो होगा एनर्जी देते गए, ये जो होगा बढ़ते गया, पर जैसे ही यहां पर आया सारे बॉन्ड ब्रेक कर गए। अब ये सबसे अस्थायी अवस्था पे आ गया और ये जानते हैं कि स्थायित्व के लिए जरूरी है एनर्जी के मान को कम करना। अब ये क्या करेंगे, एनर्जी के मान को कम करने के लिए बंध का निर्माण करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी, तो यहां जो होगा एनर्जी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से कम एनर्जी हो जाएगा, किसका, प्रोडक्ट का। अब मान लीजिए इसी का उल्टा अगर ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये जो होगी ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। उस स्थिति में सिर्फ अंतर ये होता है कि ये, या फिर से जो होगा ये ग्राफ बना ही लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इंडोथर्मिक के लिए हमें जल्दी से जो होगा ये ग्राफ बना ही लेते हैं। ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये था आपका, मान लीजिए इसी रिएक्शन पे लेते हैं, ए बी रिएक्ट करता है सी से, बनेगा AC और B निकलेगा -Q किलो कैलोरी। अब देखिए ये हो गया आपका रिएक्टेंट, एनर्जी सेम चलेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ऊर्जा बढ़ते जाएगी और ये मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट पर ये आ जाएंगे। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिस्टम की एनर्जी घटेगी, चूंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक हो जाएगी और ये एनर्जी हो जाएगा किसका, प्रोडक्ट का। तो ये वैल्यू हमारा कहलाएगा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी और ये हो जाएगा आपका डेल एच, एचपी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये अधिक होगा, ये वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। अब हम लोग एक और जो होगा इस एनर्जी सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं। एक रिएक्शन होता है जिसको नाम देते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि जो दोनों तरफ अग्रसर हो, बाएं से दाईं ओर भी चले और दाईं ओर से बाईं ओर भी चले, इसी को हम लोग रिवर्सिबल भी बनाते हैं। सेम एग्जांपल पर चल रहे हैं, ए बी प्रतिक्रिया किया सी से और ये हो गया रिवर्सिबल का साइन, ये हो गया AC और B का निर्माण करे +Q किलो कैलोरी। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों तरह के रिएक्शंस होते हैं,
फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक हो गया। यानी ए बी प्रतिक्रिया करेगा सी से, एसी का निर्माण करेगा और बी मुक्त होगा। इसके फलस्वरूप क्यू किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होगी। अब अगर उल्टा चलते हैं तो एसी प्रतिक्रिया करेगा बी से, एबी का निर्माण करेगा और सी बनेगा और इस रिएक्शन के दौरान क्यू किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित होगी। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में मान्यता ये होता है कि रिवर्सिबल जो फॉरवर्ड रिएक्शन का नेचर होगा वही रिवर्सिबल रिएक्शन का नेचर होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है तो ये हो गया रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे और भी इन्फरेंस मिलेंगे। ये हो गया देखिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया आपका एनर्जी। पहले देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो गया क्या हमारा, रिएक्टेंट हो गया देखिए ये हो गया AB फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये बढ़ते गया, ये आ गया आपका क्या ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां से ये चलेगा, चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये बना दिया क्या प्रोडक्ट, ठीक। अब यहां से यहां ये इंडिकेट करेगा किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। ये करिए EA1, ये क्या होगा AE विक्टर एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखो जब रिएक्शन उल्टा होगा तो ये रिएक्टेंट हो, ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट और यहां से जो होगा ये बनेगा, ये हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए होगा रिएक्टेंट, ये होगा बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए ये यहां से यहां तक आएगा, अब ये हो जाएगा EA2 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एनर्जी रिलीज कितना होगा, इतना दूर, तो ये किसको बताएगा EA2 माइनस EA1। तो अब यहां ये इंफरेंस निकाल सकते हैं या ये कह सकते हो कि फॉर रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक चेंज या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हो जाएगा EA2 ग्रेटर देन EA1 और ये क्या हो जाएगा EA1 माइनस EA2, ये बराबर हो जाएगा किसके, डेल H के, ये वैल्यू होगा निगेटिव। फॉर ठीक इसका उल्टा रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन EA2 लेस देन हो जाएगा EA1 और ये वैल्यू यही होगा EA1 माइनस EA2। चूंकि EA1 बड़ा होगा तो ये साइन हो जाएगा डेल H का साइन हो जाएगा क्या पॉजिटिव। इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का मान दिया हो तो ये हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कौन रिवर्सिबल इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मान हम लोग किस तरह से ज्ञात कर लेंगे। ये टॉपिक होगा हमारा क्या एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।